नमस्कार साथियों, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने इतिहास ग्रंथ के बारे में जान लिया, इतिहास की परंपराओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो पढ़ेंगे वो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे जिनमें क्या पढ़ेंगे? आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का समय, प्रवृत्तियां, और प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं पढ़ेंगे। यानी आज का जो सेशन रहेगा उसमें क्या रहेगा? हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल पढ़ेंगे, आदिकाल के नामकरण के बारे में, समय, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार और रचनाएं पढ़ेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले आदिकाल के नामकरण की ओर। यानी क्या पढ़ने जा रहे हैं? आदिकाल का नामकरण। यानी आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ, किसने आदिकाल है वो नाम दिया। ठीक, तो सबसे पहले हम विद्वानों की बात करते हैं तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात करेंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? चारण काल दिया था। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो उन्होंने नाम दिया था वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वीरगाथा काल नाम दिया था वो किस आधार पर दिया था? तो वो आधार था, इन्होंने प्रमुख 12 रचनाएं, यानी 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। जो निम्न प्रकार है, जो निम्न रचनाएं हैं, वो निम्न रचनाएं कौन कौन सी हैं तो उनकी बात करेंगे हम। तो पहली है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, रचनाओं से भी पूछा गया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया तो वो भी पूछा गया। तो विजयपाल रासो के रचनाकार थे नल सिंह। एक रचना तो ये थी। दूसरी रचना थी हमीर रासो। कौन सी थी? हमीर रासो। और हमीर रासो के रचनाकार थे सारंगधर। कौन थे? सारंगधर। फिर बात करते हैं किसकी? कीर्तिलता की। कीर्तिलता। और कीर्तिलता की जो बात कर रहे हैं, इसके रचनाकार थे विद्यापति। इसके बाद चौथी रचना थी कीर्ति पताका। कीर्ति पताका के रचनाकार भी विद्यापति थे। पांचवी जो रचना थी अपनी, वो पांचवी रचना थी खुमान रासो। खुमान रासो। और खुमान रासो की रचना करने वाले थे दलपति विजय। कौन थे? दलपति विजय।
विजय। छठी रचना की हम बात कर रहे हैं, तो छठी रचना कौन सी थी? छठी रचना थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो की रचनाकार थे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। सातवीं रचना थी बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो की रचना रचने वाले थे नरपति नाल है। नरपति नाल है। आठवीं रचना थी जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश, और जयचंद्र प्रकाश की रचना रचने वाले थे भट्ट केदार। भट्ट केदार। फिर आता है परमाल रासो, जिन्हें आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो की रचना रचने वाले थे जगनीक। कौन थे? तो जगनीक। 10वीं रचना थी वो कौन सी थी? तो वो थी 10वीं रचना खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अमीर खुसरो। खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। फिर आती है विद्यापति। 11वीं जो रचना थी अपनी वो कौन सी थी? तो वो थी विद्यापति के पदावलियां। विद्यापति की पदावलियां। और विद्यापति की पदावलियों की रचना, या इसे कह सकते हैं विद्यापति की पदावली, केवल पदावली पढ़ लीजिए आप, विद्यापति की पदावली, और इसकी रचना रचने वाले थे विद्यापति। ठीक। 12वीं रचना थी वो थी जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। इसकी रचना रचने वाले कौन थे? तो मधुकर कवि थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? मधुकवि भी कहा जाता है, और कई जगह मधुकर कवि भी लिखा जाता है। इन्हीं 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल दिया था। और वे 12 रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देख लीजिए एक बार और। विद्यापाल रासो नल सिंह की है। अमीर रासो सारंगधर। कीर्ति लता विद्यापति। कीर्ति पताका विद्यापति। कुमार रासो दलपति विजय। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। विशलदेव रासो नरपति नाल है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। परमाल रासो जगनीक। खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो। और विद्यापति की पदावली विद्यापति। जयमेघ जस चंद्रिका मधुकर कवि। ये थी शुक्ल के अनुसार 12 रचनाएं, जिनको उन्होंने वीरगाथा काल नाम देने का आधार बताया। अब जो तीसरे बंधु थे वो थे मिश्र बंधु। कौन थे? मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो आरंभिक काल दिया था। आरंभिक काल। इसी के साथ में गणपति चंद्रगुप्त के बारे में बता दूं ताकि याद रह जाए। आरंभिक और प्रारंभिक में हमारे समस्या न। गणपति चंद्र ने क्या नाम दिया था? प्रारंभिक काल। और प्रारंभिक काल के साथ इन्होंने शून्य काल भी कहा है। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें विद्वान की। 5वें विद्वान थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो नाम दिया था वो था संधिकाल व चारण
काल, ये जो दो नाम है ना, इन्होंने आदिकाल को दो भागों में बांटा है, संधि काल व चारण काल, समय के अनुसार। तो छठा नाम दिया था, नाम देने वाले थे चंद्रधर गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी फ्लैशबैक पर पहली कहानी लिखी गई थी, उसने कहा था। उन्होंने वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शर्मा गुलेरी, और इनके द्वारा जो नाम दिया गया था वो था अपभ्रंश काल व पुरानी हिंदी का काल। क्या नाम दिया था? अपभ्रंश काल व पुरानी हिंदी का काल। सातवें विद्वान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने जो नाम दिया था वो था आदिकाल। इसके बाद बात करते हैं हम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था? तो इन्होंने वीरकाल नाम दिया था। वी से वीरकाल, विश्वनाथ है तो वीर से वीरकाल नाम दे दिया इन्होंने। ठीक, फिर बात करते हैं अगले विद्वान की। अगले विद्वान थे हरीश चंद्र शर्मा व राम खिलावन पांडे थे, राम खिलावन पांडे। इन्होंने जो नाम दिया था वो था संक्रमण काल, संक्रमण काल। ठीक, अगले जो विद्वान हुए हैं वो कौन हुए? रामशंकर, कई जगह रमाशंकर शुक्ल आता है, कई जगह रामशंकर शुक्ल आता है। तो इन्होंने जो नाम दिया था, इनकी जो उपाधि थी वो उपाधि थी रसाल। ठीक, और इन्होंने जो नाम दिया वो क्या था? वो था अंधकाल, बाल्य अवस्था का काल, बाल्य अवस्था का काल, और क्या नाम दिया था? जय काव्य काल, जय काव्य काल। इसके बाद अगले विद्वान आए थे मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी। इन्होंने क्या नाम दिया था? इन्होंने दिया था आधार काल। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने जो नाम दिया था वो था सिद्ध सामंत युग, सिद्ध सामंत युग, सामंत युग। ठीक, फिर बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? द्विवेदी ने, इन्होंने दिया था बीज वपन काल। क्या नाम दिया था? बीज वपन काल। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और धीरेन्द्र वर्मा ने जो आदिकाल का जो नाम दिया था वो था अपभ्रंश काल। क्या नाम था? अपभ्रंश काल। फिर बात करते हैं हम पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ की। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ की। तो कुल श्रेष्ठ इनकी उपाधि है। इन्होंने जो नाम दिया था वो था अंधकार काल। अंधकार काल नाम देने वाले रमाशंकर शुक्ल थे या रामशंकर शुक्ल रसाल थे, और अंधकार काल नाम देने वाले कौन थे? पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ थे, अंधकार काल। फिर हम बात करते हैं किसकी? वासुदेव सिंह की। और वासुदेव सिंह ने क्या नाम दिया था आदिकाल को? तो वासुदेव सिंह ने नाम दिया था उद्भव काल। क्या नाम दिया था? उद्भव काल। और इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम विद्वान बचन सिंह।
जिनके द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा गया था। इसमें इन्होंने क्या दिया था, अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय, जातीय साहित्य का उदय, अब तक हमने जो पढ़ा वो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नामकरण, समय, उनकी प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार और रचनाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किस आदिकाल के नामकरण की किस विद्वान ने क्या नाम दिया था। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, जो निम्न है। कौन से, देखिए, विजयपाल रासो नरसिंह, अमीर रासो सारंगधर, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति, खुमान रासो दलपति विजय, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, बिसलदेव रासो नरपति नाला, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, परमाल रासो जगनीक, खुसरो की पहलियां अमीर खुसरो, विद्यापति की पहली पदावली विद्यापति, और जयमेंक जसचंद्रिका मधुकर कविया मधु कवि के नाम से जाने जाते। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था, तो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल का गणपति चंद्र ने प्रारंभिक काल या शून्य काल नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल व पुरानी हिंदी का काल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल, हरिश्चंद्र शर्मा नहीं है, हरिश्चंद्र वर्मा है, वह रामखिलावन पांडे ने क्या नाम दिया, संक्रमण काल दिया। इसके बाद बात करते हैं तो रमा शंकर शुक्ल रसाल, कई जगह राम शंकर शुक्ल रसाल आता है, कई जगह रमा शंकर शुक्ल रसाल आता है। तो इन्होंने अंधकाल, बाल्यावस्था का काल और जयकाव्य काल का, मोहन अवस्थी ने आधार काल का, राहुल शंकरताय ने सिद्ध सामंत युग का, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल का, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल, वासुदेव सिंह ने उद्भव काल और बचन सिंह ने अपभ्रंश काल व जातीय साहित्य का उदय कहा था। ये था आदिकाल का नामकरण। अब इसके बारे में कुछ विद्वानों ने कुछ बातें कही है, फिर हम समय सीमा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आचार्य प्रसाद की बात करते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, तो देखिए, इन्होंने कहा कि आदिकाल को क्या कहा, आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग का है, विरोधों का युग कहा। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या, अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा। ठीक। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग, लोक प्रवृत्ति का युग कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। अब डॉक्टर बचन सिंह ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो डॉक्टर बचन सिंह क्या कहते हैं आदिकाल के बारे में या आदिकाल के नामकरण के बारे में। बचन सिंह क्या कहते हैं, वे कहते हैं आदिकाल नाम भ्रामक है। क्या है, नाम भ्रामक है। इससे बाबा आदम
बाबा से बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, के जमाने का आभास होता है, ये कथन आया हुआ है। ठीक, ये जितने भी मैंने तीनों कथन लिखे हैं ये आदिकाल के नामकरण से संबंधित आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं, सबसे पहले हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, आदिकाल को अत्यधिक व्याज्ञातों एवं विरोधों का युग कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। डॉक्टर बचन सिंह ने आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, ये कहा था आदिकाल के बारे में। अब हम बात करते हैं आदिकाल की समय सीमा। आदिकाल की समय सीमा की बात करेंगे हम। आदिकाल की समय सीमा, अब जो सर्वमान्य है वो तो कौन सी है, वो तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक तो सर्वमान्य है। ठीक, अब अलग अलग विद्वानों ने क्या मानी वो बात हमें करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। ग्रियर्सन ने क्या मानी थी, तो ग्रियर्सन ने मानी थी 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। फिर बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल ने कितनी मानी थी, तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। फिर बात करते हैं हम तीसरे विद्वान की, गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र ने क्या मानी, तो उन्होंने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद बात करते हैं चौथे विद्वान डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र ने, और डॉक्टर नगेंद्र ने कितनी मानी थी, उन्होंने मानी थी 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। कितनी मानी, 1350 ईस्वी तक। अब बात करते हैं हम किसकी, मिश्र बंधुओं की। पांचवें विद्वान है मिश्र बंधु, और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का जो समय माना था वो माना था 700 विक्रमी संवत कहते हैं, तो इसका आ जाएगा 643 ईस्वी। ठीक है, 57 घटा के लिख देंगे हम, 43 ईस्वी से 1300 तो 1200 इनका विक्रमी संवत माना गया 1343। इसमें से 57 घटाएंगे तो 13 में से 7 गए 6, या 3 में से 5 गए जाते नहीं, 13 में से 5 गए 8, यानी 1286 ईस्वी तक माना था। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितना माना था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इन्होंने माना था 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। ठीक, ये किसका था, ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की द्वारा। तो हम बात कर ले आदिकाल की समय सीमा की। तो आदिकाल की समय सीमा है वो क्या है, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक की सर्वमान्य नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा भी माना गया और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भी माना गया। फिर ग्रियर्सन की बात, ग्रियर्सन ने 643 से 1400 ईस्वी तक माना, रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, डॉक्टर नगेंद्र ने 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, और मिश्र बंधुओं ने 643 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक,
और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना था। ये हो गया समय सीमा। अब बात करते हैं हम आदिकाल के पहले कवि की, या हिंदी का पहला कवि। क्या लिखेंगे? हिंदी का पहला कवि। हिंदी का पहला कवि, या क्या कह सकते हैं? आदिकाल का पहला कवि। कौन किसने माना, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। तो शुक्ल के अनुसार कौन है? मुंज या राजा भोज है। ठीक। दूसरे विद्वान हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इन्होंने क्या माना है? इन्होंने केवल मुंज को माना है। फिर बात करते हैं तीसरे विद्वान ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठाकुर शिव सिंह सेंगर, यानी कि कौन हो गए? जो शिव सिंह सरोज की रचना रचने वाले थे, पहले हिंदी भाषा के, हिंदी के विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इन्होंने माना था पुष्य या पुंड्र को, पुष्य या पुंड्र को। फिर बात करते हैं मिश्र बंधुओं की। तो मिश्र बंधुओं ने भी किसे माना था? मिश्र बंधु ने माना था पुष्य या पुंड्र को, पुष्य या पुंड्र को। फिर बात करते हैं हम किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने किसको माना था? तो इन्होंने अब्दुल रहमान को माना था। कई जगह अब्दुल आता है, कई जगह अब्दुल रहमान भी आता है। ठीक। जो किसकी रचना की थी इन्होंने? इनको अधहमान भी कहा जाता है। ठीक। छठा विद्वान है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनके लिए तो कथन ही आता है कि इन्होंने पहला कवि किसे मानकर भूल कर दी? तो स्वयंभू को, स्वयंभू को पहला कवि मानकर भूल कर दी। सातवां आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। सॉरी, गणपति चंद्र गुप्त का तो हमने पढ़ ही लिया, नहीं पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। गणपति चंद्र गुप्त। और गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा जो लिखा गया, जो कवि माना गया था पहला, वो था शालिबद्धर सूरी। शालिबद्धर सूरी। शालिबद्धर सूरी। फिर बात करते हैं हम किसकी? डॉक्टर बचन सिंह। बचन सिंह ने किसे पहला कवि माना था? तो इन्होंने विद्यापति को माना था, विद्यापति को। फिर बात करते हैं अंतिम विद्वान राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने किसे माना था? इन्होंने सरहप्पा को ही सरहपाद कहा जाता है, सरहपाद को ही सरोज वज्र कहा जाता है, सरोज वज्र को ही क्या कहा जाता है? राहुल भद्र कहा जाता है। और यही क्या है? सर्वमान्य है। क्या है? सर्वमान्य है। यानी हिंदी का पहला कवि है वो सर्वमान्य है, वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा माना गया है, वही माना गया है। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं किसने किस कवि को पहला कवि माना है। तो शुक्ल के अनुसार मुंज या भोज है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार मुंज है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य या पुंड्र है, मिश्र बंधुओं के अनुसार पुष्य या पुंड्र है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना था,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना था और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना था। डॉक्टर बचन सिंह ने विद्यापति को माना, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद, सरोजभद्र या राहुल भद्र, ये एक ही व्यक्ति के नाम है जो क्या है सर्वमान्य है, इनको इन्होंने पहला कवि माना था। अब बात करते हैं हम आदिकाल की पहली रचना या हिंदी की पहली रचना कौन सी है, तो उसकी बात करेंगे। आदिकाल या हिंदी की पहली रचना या प्रथम रचना, पहली रचना कौन सी है? ये सर्वमान्य मत है, एक ही रचना है जिसका क्या नाम है? श्रावकाचार है। श्रावकाचार, जो कब मिली थी? 933 ईस्वी की प्रकाशित मानी जाती है। ठीक, इसके रचनाकार कौन है? तो हमसे पूछ लिया जाए कि श्रावकाचार के रचनाकार कौन है, तो वो है आचार्य देवसेन। कौन है? आचार्य देवसेन। देवसेन जो क्या थे? जैन कवि थे। क्या थे? जैन कवि हैं। ठीक, अब इस रचना में है क्या, इसकी बात करते हैं। इस रचना में 250 दोहों में 250 दोहों में वह दोहा छंद लिख दो या दोहों में श्रावक व गृहस्थ धर्म का वर्णन है। 250 दोहों में श्रावक व गृहस्थ धर्म का वर्णन है। ठीक, इसकी ये जो रचना है वो कैसे है? तो उपदेशात्मक है। कैसे है? उपदेशात्मक रचना है। ठीक, और बात करें इसके बारे में तो इसकी भाषा कैसी है? अगर हमसे पूछा जाए भाषा, तो भाषा कैसी है इसकी? इसकी भाषा है अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी। ठीक, और काव्य रूप कैसा है? तो काव्य रूप इसका है, अगर आपसे पूछ लिया जाए काव्य रूप, तो ये किस में लिखी गई है? मुक्तक रचना है। कैसी रचना है ये? मुक्तक रचना है। ठीक, तो आदिकाल या हिंदी की पहली रचना कौन सी है? तो पहली रचना है श्रावकाचार, जिसका समय 933 ईस्वी। रचनाकार आचार्य देवसेन जो एक जैन कवि थे। इस रचना में 250 दोहों में यानी 250 दोहों में श्रावक व गृहस्थ धर्म का वर्णन है। उपदेशात्मक रचना है ये। ठीक, और अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी इसकी भाषा है। काव्य रूप इसका क्या है? मुक्तक रचना है। क्या है काव्य रूप इसका? मुक्तक रचना है। अब हम बात करते हैं आदिकाल की सामान्य विशेषताएं। किस बात करेंगे? आदिकाल की सामान्य विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं क्या है? पहली बात करते हैं हम किसकी? भावपक्ष संबंधी विशेषताएं। भावपक्ष संबंधित नहीं लिखना, संबंधी विशेषताएं लिख देते हैं। संबंधी विशेषताएं वो कौन कौन सी है? तो देखिए, वीर की गाथाओं का वर्णन, वीरों की गाथाओं का वर्णन। दूसरी है युद्धों का सजीव चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण। और तीसरी है श्रृंगारिकता
श्रृंगारिकता, चौथी है प्रकृति का आलंबन व उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण। पांचवी विशेषता है रासो ग्रंथों व दरबारी साहित्य की प्रधानता। दरबारी साहित्य की प्रधानता ये क्या थी? ये आदिकाल की सामान्य विशेषताएं हैं, जिसमें हम सबसे पहले किसकी बात करें? बहुपक्ष संबंधी विशेषताएं की बात करें। तो बहुपक्ष संबंधी विशेषताएं क्या क्या है? वीरों की गाथाओं का वर्णन है, युद्धों का सजीव चित्रण है। जैसे हम चंद्रवरदायी के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रवरदायी के द्वारा पृथ्वीराज राजस्व में युद्धों का वर्णन किया गया है, परमार राजस्व में किया गया है। श्रृंगारिकता परमार राजस्व में है। प्रकृति का आलंबन व उद्दीपन रूप राजस्व ग्रंथ दरबारी साहित्य की प्रधानता है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करते हैं कला पक्ष से संबंधित विशेषताएं। तो कला पक्ष से संबंधित विशेषताएं कौन कौन सी है? तो देखिए, एक नंबर है प्रबंध व मुक्तक दोनों तरह की रचनाएं हैं, दोनों तरह की रचनाएं। ठीक। दूसरी बात करते हैं विशेषता की, तो डिंगल व पिंगल शैली में, डिंगल व पिंगल शैली में। ठीक। अब डिंगल क्या होती है? तो डिंगल होती है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। और पिंगल क्या होती है? पिंगल होती है अपभ्रंश प्लस अपभ्रंश प्लस ब्रज। ठीक। इसके बाद बात करते हैं तीसरी विशेषता की। तो तीसरी विशेषता क्या है? इसमें कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया है? दोहा, चौपाई, छप्पे, त्रोटक और आल्हा छंदों की प्रधानता है। आल्हा छंदों की प्रधानता। अब बात करते हैं चौथी विशेषता की। तो चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता है प्राय सभी शब्द अलंकारों व अर्थ अलंकारों का प्रयोग। अब विशेष प्रधानता किस किस की रही है वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो प्रधानता क्या है, यानी किस किस अलंकार की सर्वाधिक प्रधानता रही है? तो है अत्युक्ति, अतिशयोक्ति, श्लेष, उपमा अनुप्रास। इन अलंकारों की क्या रही है? प्रधानता रही है। तो हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था आदिकाल की सामान्य विशेषताएं। भावपक्ष हमने पढ़ लिया, अब कला पक्ष पढ़ रहे हैं। तो कला पक्ष से संबंधित विशेषताएं क्या है? प्रबंध व मुक्तक दोनों तरह की रचनाएं हैं। डिंगल व पिंगल शैली में डिंगल कौन सी होती है? तो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी होती है। पिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रज होती है।
छंदों की जो प्रधानता रही है वो दोहा, चौपाई, छप्य, त्रोटक और आला छंदों की रही है। प्राय सभी शब्द अलंकारों व अर्थ अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिनमें मुख्यतः है अत्युक्ति, अतिशयोक्ति, श्लेष, उपमा और अनुप्रास। ये हैं इससे संबंधित बात कर रहे थे हम सामान्य विशेषताएं किसकी, आदिकाल की। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो होगी आदिकाल की पृष्ठभूमि, आदिकालीन काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ा है वो आपके समझ में आया होगा। पूरी विस्तृत जानकारी इसमें दी जाएगी। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।